हेलो फ्रेंड्स, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने पीछे की वीडियो में 29 प्रश्न और उनकी व्याख्या आप देख चुके हैं। अब चलिए उससे आगे से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 30, राजस्थानी साहित्य भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाता है आपका मोतीलाल मेनारिया। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। राजस्थानी इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, यानी कि इनकी एक रचना तो आपने यहाँ देख ही ली है, राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो मोतीलाल मेनारिया की एक और रचना है जो है जिसका नाम है राजस्थानी पिंगल साहित्य। जबकि जो वीर काव्य है वह किसकी रचना है? वह टीकम सिंह तोमर जी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को प्रकाशित कराया था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवादित करके प्रकाशित कराया, जबकि गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 और 1847 दो भागों में प्रकाशित कराया गया, जिसको लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ के लेखक हैं पादरी एडविन गिब्स। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ, इसके लेखक हैं FE चलिए प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्न अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम भी दिया गया है, इसे संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। प्रश्न नंबर 33, इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? यहाँ 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हमें यह देखना है कि इसमें से कौन है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास के नाम से लिखा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये मिस्र बंधु हैं जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवि अर्थात 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। कई बार इन तीनों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से मिस्र बंधु हैं और कौन से नहीं हैं। 1-2 नाम का परिवर्तन करके ये ऑप्शंस में आ जाते हैं। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, वहीं चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक ग्रंथ में
838 कवियों का विवरण दिया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार उनकी युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न नंबर 36, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपने इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। कुछ ग्रंथ देख लेते हैं और उनके लेखक। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह विजेंद्र स्नातक के द्वारा लिखा गया है। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। और हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ये डॉक्टर विनय मोहन जी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 38, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, ये इनका कहानी संग्रह है। निराला जी ने आत्महंता आस्था, ये आलोचना लिखी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन और गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये साहित्य इतिहासकार हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल नाम दिया है। प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इस रचना को ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया वो गारसा दत्त तासी ने किया। ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। गारसा दत्त तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 तथा 1847 में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया। इसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 43, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न नंबर 44, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से किसने माना है?
तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की अवधि को 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया गया है। प्रश्न नंबर 45, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा है? तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रीति काल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। प्रश्न नंबर 46, वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा, यह हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दोनों भागों का प्रकाशन 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद 1952 में प्रकाशित कराया। प्रश्न नंबर 47, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो इनके अनुसार स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में 1965 में लिखा है। प्रश्न नंबर 48, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में किया गया। प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार इनमें से कौन सा नामकरण गलत है? तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार यहाँ रीतिकाल नामकरण गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल नामक ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया है और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया है। तो ठीक है दोस्तों, आज ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।